powered by Polycab, India's safe, happy connection. लीजिए, फिर से आ गई है दिवाली और इस बार दिवाली पर मूड माहौल धीमे धीमे लेकिन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और जोश फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। लग रहा है ये दिवाली भी और आगे आने वाली दिवाली भी बाजार के लिए होगी मजबूत और पैसा कमाने वाली। लेकिन क्या वाकई में ऐसा सोचना ठीक है? क्योंकि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक बहुत चुनौतियां रही हैं। बाजार ने पैसा आसानी से बनाने नहीं दिया, एफआईज ने जमकर बेचा भी, कंपनियों के नतीजे थोड़े ढीले हुए, ढेर सारे सवाल उठे, लेकिन अब इन सवालों के जवाब मिलने को है तैयार। तो इस दिवाली पर आप ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि अब आगे बाजार का डायरेक्शन कैसा रहेगा, कमाई के मौके कहाँ होंगे। आप और हम सब मिलकर तो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एफआईज का मूड माहौल कैसा है और ऐसे में किस तरह की वेल्थ इस बाजार से बनाई जा सकती है। आइए, हमारी खास सीरीज इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार, और इस खास सीरीज में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से, जो न सिर्फ भारतीय बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी को तो जानते पहचानते हैं ही, लेकिन एफआई से उनका हर रोज का काम है। और देश में कामकाज करने वाली एफआईज में से एक मॉर्गन स्टैनली इंडिया, जो कि सबसे बड़ी एफआईज में से एक है, उनके एमडी रिदम देसाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रिदम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार और मॉर्गन स्टैनली की पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं दिवाली की और नूतन वर्ष के अभिनंदन। बिल्कुल। रिदम सर, मैं कई बार कई सारे लोगों से बातचीत करता हूं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हैं, विदेशी ब्रोकरेजेस के साथ जुड़े हैं, और मैं कई बार उनको कहता भी हूँ आइए थोड़ा कभी इस हमारे चैनल पे आइए, इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं। क्यों मना करते? नहीं यार, हम थोड़ा क्या ना एफआईज वाले हैं, तो हमारे नेचुरली क्लाइंट्स अलग हैं, हमारे सुनने देखने वाले अलग हैं। लेकिन आपके बारे में ये एक बड़ी ख़ास बात है कि आप कितने, मेरे ख्याल से कितने 15-20 साल तो हो गए आपको मॉर्गन स्टैनली में? 28 साल। 28, माय गुडनेस। लेकिन फिर भी आपका दिल पूरा हिंदुस्तानी, और जब भी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आप उसे स्वीकार करते हैं, आते हैं, हिंदी में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका श्रेय है, जिसमें है बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप ही मुझे प्रोत्साहन करते हो हिंदी में इंटरव्यू देने का, और अब मैं थोड़ा मैं सीख भी लेता हूँ। अरे नहीं, बहुत अच्छी आप हिंदी बोलते हैं। आपको बुलाने के पीछे खास तौर से एक उद्देश्य हमारा जो है कि हम एकदम वो फर्स्ट एंड जानना समझना चाहते हैं कि ऐसा भारत के मार्केट का एक्सपर्ट है जो हर रोज एफआई से बात करता है, उनके पैसे किस तरह से और कैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके बारे में आपकी राय को बहुत गौर से सुना और समझा, और सबसे बड़ी बात फॉलो किया जाता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। इससे पहले मैं पूछूं कि अगली दिवाली तक क्या होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, सुन नहीं रहे मेरी नहीं सुन रहे, अभी हम बात करते हैं आगे। तो क्या सोच रहे, पहले बताइए कि एफआई सोच क्या रहे हैं? बात ऐसी है कि पिछले साल मुद्रास्फीति में काफ़ी गति की कमी हो गई थी, और उसका कारण ये था कि एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 2023 में, जब हम कोविड से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि सरकार का ये भय था कि अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो और इसलिए सब जगह से इकोनॉमी को टाइटन किया गया। बहुत सक्सेसफुल रही पॉलिसी, क्योंकि अगर आप पूरे दुनिया की हालत देखो तो बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ गया, चाइना में भी बढ़ गया, और भारत में उतना नहीं बढ़ा। तो पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल रही। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के रखे थे, और इलेक्शन के कारण सरकारी खर्चा कम हो गया, और हम सितंबर में आए तब जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है वो गिर के 6% से 3.4% पे आ गई थी। तो उसके कारण इकोनॉमी पे बड़ा धक्का लगा और अर्निंग्स ग्रोथ कम हो गई। और उसी समय ठीक 1 साल और 1 महीने पहले 24 सितंबर का दिन था जब चाइना ने फिस्कल स्टिमुलस किया, विपरीत किया, एकदम उल्टा। तब चाइना का मार्केट बड़ा खराब था और भारत में बहुत तेजी थी। करेक्ट। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, 26,000 के ऊपर था, और चाइना का मार्केट एकदम गिरा हुआ था। हमारा मल्टीपल 20-21 के आसपास चल रहा था, चाइना का 9 के आसपास था। वहाँ से चाइना में तेजी आई, पहली तेजी आई, फिर वहाँ से थोड़ा गिरा और फिर वापस तेजी आई। और बीच में ऐसा हुआ कि ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
तेजी का बाजार खुल गया अमेरिका में, सब जगह नहीं, चाइना में भी, चाइना में ज़्यादा है अमेरिका से भी। अच्छा। हाँ, और चाइना ने डीप सीक किया, तो डीप सीक मोमेंट था जब बाजार में बहुत तेजी आ गई फरवरी के आसपास जी। तो इंडिया में ये, भारत में ये सब नहीं है, एआई को लेकर कुछ हो नहीं रहा था। तो हमारा मार्केट, अगर आप दुनिया के टॉप 20 मार्केट्स को अगर आप देखें जी, तो भारत 20वें स्थान पे है, सबसे खराब पिछले एक साल के परफॉर्मेंस में। 19वें स्थान पे कौन है? अमेरिका। अच्छा। हाँ, क्योंकि अमेरिका में भी क्या हुआ है कि जो एआई वाले हैं वो सब तेजी में है, लेकिन जो नहीं है एआई जिसके पास, वो सब मंदी में। तो इंडेक्स उतना नहीं गया है ऊपर जितने एआई स्टॉक्स गए। यूरोप में डिफेंस का बड़ा ट्रेड हुआ था, तो उसके कारण यूरोप के मार्केट्स काफी बढ़ गए। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार ने फिर देखा कि इकोनॉमी पे धक्का लगा है, तो फरवरी में सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी बदलना शुरू की, और पिछले 7-8 महीने से, हम उसको अंग्रेजी में रिफ्लेशन कहते हैं, और मैं उसके लिए हिंदी अनुवाद ढूंढ रहा था, तो मुद्रा की पुनःस्फीति। तो ये जो इकोनॉमी को ऐसे दबा के रखा था, उसको अब खोल दे वापस, मतलब स्प्रिंग दबा रखे थे हाथ आड़। और बाजार में ना कभी भी आप सेंट्रल बैंक के विरोध नहीं जाना चाहिए। ये आपने पहले भी मुझे बताया। वो कभी भी नहीं कर। तो अब सेंट्रल बैंक ने अपना पैर हटा लिया, ब्रेक पे पैर था, हटा दिया। आप अगर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को देखें तो पिछले हफ्ते 1.5% का रीडिंग था। 8 साल इसको अब बढ़ाना है, क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ नहीं था, क्योंकि रियल ग्रोथ हो रहा है कंट्री में, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ, और अर्निंग्स नॉमिनल ग्रोथ से चलती है। राइट। 8-9% के आसपास नॉमिनल ग्रोथ है। उसको मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में 11% के आसपास हो जाएगी, और तब आपको अर्निंग्स ग्रोथ 20% हो जाएगा। तो मुझे तो भयंकर तेजी लग रही है। चलिए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अभी भी एआई ढूंढ रहे हैं। हमारे पास एआई नहीं है, लेकिन हमारे पास तेजी है। लेकिन अब आ रहे हैं थोड़ा, ऐसा लग रहा है आपको? थोड़ा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील हो जाएगा, और उनकी नजर वो ट्रेड डील पे बहुत है। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, ट्रेड डील हो या ना हो, लेकिन सेंटिमेंट को फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इतना लंबे समय बाद देखा, मतलब अब जब से 2012 से मेरे पास डेटा है, पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन इतनी कम पर है, शॉर्ट इतनी ज्यादा है, और लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते, 4 महीने हो गए शॉर्ट काटने का नाम नहीं ले रहे, खरीदना तो दूर की बात है। तो जैसे हम कहते हैं, इंडिया इज द फंडिंग शॉर्ट। अच्छा। हाँ, तो अगर आप चाइना पे तेजी करके बैठे हो तो इंडिया में मंदी की है, फंडिंग शॉर्ट है। अच्छा। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर फंडिंग शॉट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके। इसको जरा समझाइए। हाँ, नहीं, क्योंकि आप अगर लॉन्ग शॉट देखो, हेज फंड्स क्या है, लॉन्ग शॉट करते हैं। राइट। वो नेट एक्सपोजर नहीं लेते हैं। तो जितना, अगर $100 का लॉन्ग है तो $100 का शॉर्ट है। अब आपको ढूंढना है कहाँ पे आप शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं। तो भारत सबसे उनका फेवरेट है, क्योंकि भारत में कुछ हो नहीं रहा था अब तक। हाँ, अब ये स्क्वीज होने वाला है, बड़ी मात्रा में स्क्वीज होगा। उसके 2 कारण है। एक तो हमारी इकोनॉमी चल चुकी है, अब आप डेटा को डिनाई नहीं कर सकते हो। राइट। ओके। और दूसरी बात ये है कि अब तक क्या था कि ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन जीत के आए थे नवंबर में, तो डॉलर में बड़ी तेजी आई थी। तो उसके कारण दुनिया की सब करेंसीज गिरे हुए थे। तो INR रुपये को संभालने के लिए काफी फॉरेक्स रिजर्व का खर्च हुआ था, 100 बिलियन के ऊपर खर्च हुआ था। तो जनवरी में जब हम आए, तब रुपया रियल इफेक्टिव बेसिस पे, मतलब हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो महंगाई का दर है उसको एडजस्ट करके हमारी कुछ 9 परसेंटेज पॉइंट से ओवर वैल्यू थी करेंसी। और वहां से लेके 2 दिन पहले, क्योंकि अब 2 दिन में तो 3 दिन में रुपया चल चुका है, 5% अंडर वैल्यूड हो गया। अब देखो, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो रुपए में है, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको फर्क पड़ता है। वो इक्विटी में शॉर्ट है,
और चूंकि इक्विटी में शॉर्ट है, वो रुपए में शॉर्ट है। अब 5% रुपये अंडर वैल्यूड है, इक्विटी अंडर वैल्यूड है, दोनों साथ में चलेंगे, उनको बड़ा धक्का लगता है। तो अब लग रहा है कि शॉर्ट भी काटेंगे और लॉन्ग भी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बेचना कम किया है। हाँ। उसी में हमारे मार्केट इतने उछल गए। ट्रेड डील मुझे लगता है एक ट्रिगर हो सकता है। ओके, और ट्रेड डील कभी भी हो सकता है, अभी भी हो जाए ऐसा अगले 2-3 हफ्ते में हो सकता है, तो वहां से एक ट्रिगर बन जाएगा और आपको निफ्टी में नया हाई दिखेगा। अरे वाह। तो मॉर्गन स्टैनली के क्या टारगेट्स हैं आपके सेंसेक्स निफ्टी के? जनरली मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, आप बहुत इंटरेस्टिंग टारगेट्स के साथ टारगेट्स का ऐसा है ना कि टारगेट्स हमेशा दुनिया की कॉन्टेक्स्ट में होता है, और हम बहुत सारे मार्केट्स पे अभी थोड़े मंदी में हैं। अच्छा, हाँ, तो एक भारत है जहाँ पे हमें इंडेक्स में अपसाइड दिख रहा है। हाँ, बट चाइना बहुत चल चुका है, तो अभी चाइना में उतनी तेजी नहीं लग रही तो है। रिदम से चलिए, एक तो हमारे मार्केट चले नहीं है इसलिए तेजी हो जाए, लेकिन इसके अलावा कैटलिस्ट क्या है और क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि इंडिया में अगले साल 2 साल में बढ़िया तेजी बन सकती है? पहली बात यह है कि ये जो रिफ्लेशन है उसके कारण ग्रोथ में बदलाव आएगा। ग्रोथ आएगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 1 साल से कुछ 3-4% से चल रही है, वो 15 से 20%। 15 से 20%। तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक्स का आएगा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ सबसे ज्यादा तेजी है, और चल रहे बैंक्स के स्टॉक्स मुझे लग रहा है और चलेंगे। कंज्यूमर सेक्टर चलेगा, थोड़े इंडस्ट्रियल्स भी चलेंगे। मेरा मानना है कि आईटी सर्विसेज पे भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर ग्लोबली एआई ट्रेड थोड़ा ठंडा हो गया तो आईटी सर्विसेज इंडिया में, आईटी सर्विसेज एआई के विरुद्ध चल रहा है, मतलब वो एंटी एआई ट्रेड है जैसे कहते हैं, तो वो भी चल जाएंगे। तो काफी कुछ है ऐसे चीजें जो बाजार में चल सकती है, और अर्निंग्स भी आ सकता है। तो अर्निंग ग्रोथ मुझे लग रहा है आज से 1 साल बाद आप 15-20% के आसपास पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ नहीं हुई ट्रेड को लेके, या यूएस में रिसेशन नहीं आया, या ये एआई बबल टूट ना जाए, मतलब बबल तो है, टूटेगा कभी, ये वाली बात है। करेक्शन आए तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर जोर से टूट गया ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अमेरिका के मार्केट्स 10-20% गिर जाते हैं ना, तो किसी भी मार्केट को चलना मुश्किल है। ठीक बात है। अगर ये सब नहीं हुआ तो निफ्टी अगले दिवाली तक तो काफी बढ़ सकता है, 15-20% भी बढ़ सकता है यहाँ से। ठीक बात। तो अगर रिस्क है भारतीय बाजारों के, तो सिर्फ ये कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा बड़ा उल्टा ना हो जाए कि एकदम सारे मार्केट और स्पेशली अमेरिका धराशायी हो जाए। अनिल जी, हमारे यहाँ पॉलिसी एकदम अभी परफेक्ट है। हाँ, काफी हद ठीक चल रहा है, अच्छी चल रही है, और सरकार बड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अब महाराष्ट्र में देखो क्या क्या काम हो रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों में हमने एक जीसीसी की पॉलिसी अनाउंस कर दी। हमने बोल दिया कि 2400 घंटे आप दुकान खुली रख सकते हो। सही बात है। लेबर को 12 घंटे दिन में काम करने की परमिशन मिल गई। तो काफी हद तक स्टेट रिफॉर्म भी हो रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिफॉर्म कर रही है। तो इसे लेके मुझे लगता है कि ग्रोथ यहाँ से बढ़ेगा, और जो स्लो डाउन हुआ था, जो पिछले 1 साल से स्लो डाउन हुआ, तो मेरे हिसाब से वो समाप्त हो गया। अब भारतीय बाजारों में अब तक इतनी एफआईआई की बिकवाली के बावजूद बाजार टिके रहे, तो लोकल पैसा जो है हमारे इन्वेस्टर्स का, वो अब तक मजबूती से आया। साल भर निकल गया, पैसा बनाया नहीं, उसके बावजूद हमारे रिटेल इन्वेस्टर अब तक तो डट के खड़े हैं। क्या लगता है आपको, ये लोकल मनी जो आ रहा है ये कम नहीं होने वाला है, और थोड़ा भी बाजार मजबूत हुआ तो और बढ़ेगा? आप कैसे देख रहे हैं लिक्विडिटी को? हम 10 साल से ये बात कर रहे हैं, अभी घिसा पिटा रिकॉर्ड हो गया है। ये घोड़ा तबेले के बाहर निकल चुका है, अभी वापस नहीं आया। अब नहीं आएगा, दौड़ेगा बस। इसके कारण समझाता हूँ। देखो 2015 में ना, जब मोदी जी ने रिटायरमेंट फंड, मतलब पीपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम को इक्विटी में पैसा डालने की जो लिमिट खोल दी थी, तो उसके बाद एक माहौल बना है जब हाउस होल्ड सेक्टर को इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना है। 2015 में 3% था सिर्फ बैलेंस शीट, आज वो करीबन 8 के आसपास आ गया है। सोने में अभी भी 14-15 है, और ये 8 का जो आंकड़ा है ना, आप अमेरिका में 40 है, यूरोप में 50 है, जापान जैसी सोसाइटी जो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी, वहां पे भी 20 है। तो ये 8 का 20 होने वाला है, हो गई होगा, 20-30 साल में हो जाएगा। अब आप इसके आंकड़े समझ लो, आप हमारी इकोनॉमी करीबन $4 ट्रिलियन की है, 20% का हमारा सेविंग रेट है,
हाउस होल्ड घरेलू सेविंग रेट, तो $800 बिलियन हुआ। उसमें अगर आपने 10% इक्विटी में डाला तो $80 बिलियन का फ्लो होता है। ये तो आई गया, ये कहीं नहीं जा रहा है और ये हर साल 10% से बढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता है इस पे हमें शक करना चाहिए। ओके। अब समस्या ये है कि अगर 9.25 को रिटेल का के म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली बाजार में खरीद रहा है तो बेचेगा कौन? तो बेचेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो टेक्निकली अगर वो नहीं बेचने आए तो आपका कोई भाव ही नहीं छपेगा। सही बात है, किसी को तो कोई तो सप्लाई करेगा, प्रमोटर या फिर आईपीओ वगैरह। आईपीओ। तो अब मेरा ये मानना है कि आईपीओ बढ़ेंगे। आईपीओ नहीं बढ़े ना तो फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ लेने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि रिटेल बेचने वाला नहीं। करेक्ट। अब इतने समय से मैं खरीद रहा हूँ, मैं थोड़ी 5% में अभी माल दे दूंगा। सही बात। या तो आपको भाव बढ़ाना पड़ेगा 20%, या तो आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, तभी आप फॉरेन बाइंग आ सकती है। तो ये टेक्निकल पॉइंट भी है, फंडामेंटल हमने बात की हुई टेक्निकल पॉइंट भी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक जो फ्लो है, जो घरेलू पैसा है, वो मेरे हिसाब से तो इक्विटी मार्केट में लगातार आने ही वाला है अगले 20-30 साल के लिए। प्रीतम सर, पहली बार इस दिवाली पे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लोग क्या खरीदूं, कौन सा शेयर खरीदूं, ये कम पूछ रहे हैं, ये ज़्यादा पूछ रहे हैं सोना चांदी खरीद लूं। मतलब इतनी तेजी जो गोल्ड सिल्वर में हुई, किसी के समझ के बाहर है। आप क्या समझते, इतनी तेजी की वजह क्यों, और क्या ये तेजी और बढ़ेगी, चलेगी, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं सोने में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, तो उस पर मैं बात ना करूँ वही ठीक है। लेकिन एक फंडामेंटल जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो बात नज़र में आ रही है कि दुनिया भर में डॉलर में थोड़ा टेंशन है। हाँ, थोड़ा सब्स्टिट्यूट चाहिए लोगों को। हाँ, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है, बिटकॉइन एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। वहाँ पे लगातार ये इसके कारण तेजी हो सकती है। तो बट मेरा कोई इसमें फ्यूचर व्यू नहीं है। ये जो हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये डॉलर ट्रेड है और डॉलर के कई कारण हैं। लोगों को तो अमेरिका का जो कर्जा है वो बढ़ चुका है जी। ये जो टैरिफ लग रहे हैं उसके कारण हो सकता है कि अमेरिका की इकोनॉमी में थोड़ा असर पड़े। तो कारण कई है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ये पूरा उसके कारण ये है जो सोने के दाम इतने बढ़ रहे हैं। और हाँ, दूसरी बात ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ट्रेंड शुरू हुआ 2022 में जी, जब रशियन एसेट्स को सीज कर लिया था काफ़ी सरकारों ने। और तभी जो सेंट्रल बैंक्स थी चीन में या भारत की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक को ये लगा कि थोड़ा अपने रिजर्व्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और पूरा यूएस ट्रेजरीज में नहीं रखना चाहिए। तो काफ़ी सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है, बहुत मात्रा में बाइंग हो रही है। बिल्कुल ठीक। और ये मुझे नहीं लगता ये बंद हो जाएगा इतना जल्दी से, बंद नहीं होगा। नहीं। मतलब बड़ी मंदी नहीं, लोगों को लगता है ये कि रिटेल से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, इस बार सेंट्रल बैंक ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा है। और वो जनरली रिटेल तो एक बार खरीद के बेच भी दे, सेंट्रल बैंक तो जमा करते जाते हैं। रिटेल भारत में कोई नहीं बेचता है सोना। हमारा ये अनुमान है कुछ $4 ट्रिलियन का सोना है भारत के पास। 30,000, 26,000, 25,000 टन होगा जी। पूरा 24 कैरेट का नहीं है, कुछ 22 का है, कुछ 18 का है। ये सब आंकड़े एकदम तय नहीं है, एस्टिमेट्स है। लेकिन हर साल हम 600-700 टन सोना खरीदते हैं। हम नेट बायर ही है, कभी बेचा ही नहीं है हमने। बिल्कुल ठीक बात। आपने कहा कि सब कुछ ठीक रहे और अगर ग्लोबली कुछ ऐसी बड़ी विपत्ति, समस्या, आपदा ना आ जाए तो 15-20% की तेजी की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। हर बार जब भी नई तेजी बनती है, लीडरशिप बदलती है, इस बार आपको क्या लगता है कहाँ से लीडरशिप आएगी? दिख रहा है, बैंक्स आ रहे हैं वापस, जो मंदी में बहुत खराब तरीके से गिर गए थे, और वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं उधर। और जो आरबीआई काम कर रहा है उससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, तो बैंक्स की अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव असर आएगा। तो बैंक्स सबसे ज़्यादा बैंक्स अच्छे हैं। बाकी आपको बहुत सारे ऐसे सब सेक्टर्स जो खुल गए हैं, जैसे अब डिफेंस का तो चल ही रहा है, शिप बिल्डिंग है। एप्पल की सप्लाई चेन में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि एप्पल अपने फ़ोन की प्रोडक्शन यहाँ 20 मिलियन से 80 मिलियन करने की चेष्टा में है, तो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। फिर सेमीकंडक्टर में हो रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में
क्योंकि बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं सब जगह, कोलसे में हो रहे हैं, रिन्यूएबल में हो रहे हैं, न्यूक्लियर में हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही है, ट्रांसमिशन में हो रहा है। तो ऐसे अच्छे अच्छे सेक्टर्स है। जो समस्या है वो सिर्फ भाव की है, मतलब वैल्यूएशंस की है। कई कई जगहों पे वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप किसी कंपनी को 100 की मल्टीपल पे खरीदते हो शेयर को जी, तो ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ उस भाव में आ गया है। अच्छा। अगले 3-4 साल की अर्निंग्स आ गई है और अगर कोई कारणवश वो अर्निंग्स नहीं आई तो आपको नुकसान होगा। आ गई तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिस्क जो कम वैल्यूएशन वाले शेयर्स हैं उसमें कम होता है, हाई वैल्यूएशन में ये तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स में जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गई है, तो वो ध्यान रखना है। थोड़े सस्ते पी मल्टीपल वाले शेयर खरीदे तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है सस्ते पी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ ही खरीदना है। खरीदना तो ग्रोथ ही है, लेकिन भाव से खरीदो। ठीक बात है, बिल्कुल। बैंक्स में ग्रोथ आ रहा है, भाव भी आपके फेवर में है, तो वो मुझे लगता है ठीक ठाक है। कंज्यूमर में ग्रोथ आ रहा है और कई जगहों पे भाव ठीक ठाक है, तो वो भी आप खरीद सकते हो। आईटी सर्विसेज में ग्रोथ नहीं है लेकिन भाव ठीक ठाक हो गया, अगर ग्रोथ आ गया तो ये चल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखो। ठीक बात है सर। आखिरी सवाल, हिंदुस्तान के जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आप सलाह देंगे? क्योंकि क्या होता है, हम सब बोले वो अलग बात है, लेकिन कोई एफआई ब्रोकरेजेस हाउस का हेड बोले तो उसका असर अलग होता है। तो जरा कॉन्फिडेंस एक बार आपकी तरफ से आ जाए। इक्विटी में बने रहो और लंबी दृष्टि रखो। ये कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी जी। तो मुझे याद नहीं है 2018 में या 2019 में हुआ था, और मैं बैठा था राकेश जी के साथ, राकेश झुंझुनवाला जी के साथ, और उनका फ़ोन बजा और किसी ने बोला कि जो बोला तो बोला 25,000 दे दे। तो रात के 8:30 को मैं बोला ये क्या कर रहे हो? बोला कुछ बुज निफ्टी का कोई भाव बढ़ गया है तो मैंने दे दिया। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप राकेश जी? बोला रिदम, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मैं करके बैठ गया हूँ, वो पूरा पोर्टफोलियो को मैं 3-4 दिन में देख लेता हूँ। अच्छा। अब बाकी के टाइम क्या करूँ? तो ये कर लेता हूँ। बट एक मैं बात नहीं, ये बात सुनो आप, ये मैं 25 साल से कर रहा हूँ, हर साल पैसा हार के आया हूँ। अच्छा, ये राकेश जी ने कहा ट्रेडिंग में। बट ये मेरी सैनिटी के लिए मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो मुझे काम बिजी कहाँ रहूं? बिजी मैं बिजी रहता हूँ। तो मेरा ये कहना ये है कि ट्रेडिंग वगैरह छोड़ो, इन्वेस्ट करो, निवेश करो और बैठ जाओ अपनी जगह पे और हिलो मत। और अपने आप ये भारत का काम जो चल रहा है इतना अच्छा चल रहा है, आपको रिटर्न आ जाएंगे। और सोचिए ये एडवाइस आपको कौन दे रहे हैं? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म, सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर मॉर्गन स्टैनली, जो सबसे बड़ी भी है और सबसे प्रतिष्ठित भी, और उनके एमडी रिदम देसाई सर आपको ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग छोड़िए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ढेर सारे पैसे बनाने का वक्त है। बाजार में बड़ी और बढ़िया तेजी के लिए तैयारी चल रही है। रिदम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले जाने से पहले एक बात और, बहुत ही प्यारी आपने जैकेट पहनी है, बंडी बहुत ही खूबसूरत है, जिससे आपका दिल एकदम खूबसूरत है, गोल्डन है, बिल्कुल उसी तरह। थैंक यू सर। एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी अनिल जी, और आपके दर्शकों को भी। बिल्कुल। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।